हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैयद हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बिफोर डिस्कशन ऑन लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इट इज नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन से लिक्विडेटर निकला है, तो लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लिक्विडेशन शब्द का मतलब क्या है। What is the meaning of actual meaning of liquidation? Liquidation means a process through which a company goes into liquidation or winding up its business. It is called liquidation. Liquidation ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए से कंपनी जो है वो अपना बिजनेस बंद करती है, तो इसी प्रोसेस को लिक्विडेशन कहा जाता है। जिस तरह कंपनी स्टार्ट करने की एक प्रोसेस होती है, कोई भी बिजनेस कंपनी के रूप में अगर स्टार्ट होना चाहता है तो उसे कंपनी फॉर्मेशन की सारी स्टेजेस को पूरा करना जरूरी होता है। तो कंपनी चालू करने की एक प्रोसेस है, उसी तरह कंपनी बंद करने की भी एक प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिए या डायरेक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई आज से कंपनी बंद मतलब बंद, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कंपनी अगर बंद करनी है, आपको लिक्विडेशन में जाना है, तो आपको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वही लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप की प्रोसेस को, कंपनी बंद करने की प्रोसेस को ही लिक्विडेशन कहा जाता है। लिक्विडेशन मीन्स क्या? अ प्रोसेस थ्रू विच ए कंपनी goes into liquidation and winding up its business. It is called, उसे क्या कहेंगे? It is called liquidation. जनरली क्यों कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, उसे अपना बिजनेस बंद क्यों करना पड़ता है? जब कंपनी में कंटिन्यूअस लॉसेस हो, जब कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा हो और वो अपना कर्जा पूरी तरह चुका ना सके, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को जो है लिक्विडेशन में जाना पड़ सकता है और उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। तो कंपनी को सबसे पहले लिक्विडेशन में जाने के लिए, लिक्विडेशन में अगर कंपनी को जाना है या अपना बिजनेस बंद करना है, तो यहाँ उसे परमिशन लेनी पड़ती है ना? और वो सारी प्रोसेस उसको कानूनी लीगली करनी होती है कंपनी बंद करने के लिए। तो ऐसे समय क्या होता है कि गवर्नमेंट एक बंदा, एक ऑफिसर अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करेंगे? एक ऑफिसर, और वो ऑफिसर क्या करेगा? कंपनी के नाम से जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी को बेचेगा, नीलाम करेगा, ऑक्शन करेगा, और कंपनी की सारी प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया वो पैसे में सारे कर्जदारों का, क्रेडिटर का पेमेंट करेगा, और पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचा उसमें से वो अपना रेम्यूनरेशन भी काटेगा। फिर बाद में अगर पैसा बचा तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको दिया जाएगा, या फिर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके हिस्से में आएगा, अदरवाइज पैसा उनको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे वो बंदा, ऑफिसर विच इज अपॉइंटेड for completing this all liquidation process is called liquidator. A person who completes this process of liquidation who is appointed by government, who is appointed by court, it is called, he is said to be liquidator. लिक्विडेटर वो बंदा जो कंपनी लिक्विडेशन की पूरी प्रोसेस करता है,
उसमें पार्टिसिपेशन करता है, उस बंदे को बोला जाता है लिक्विडेटर। एंड he has to maintain a cash book for recording all receipts and payments of the company. वो बंदा जो लिक्विडेटर के रूप में अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट अपॉइंट करता है लिक्विडेटर को, तो वो ऑफिसर जिसे लिक्विडेटर कहा जाता है उससे ये कंपलसरी होता है कि वो एक कैश बुक अपने पास मेंटेन करे, है ना। क्योंकि उसका काम ये होता है कि कंपनी की जितनी भी एसेट होंगी, प्रॉपर्टी होंगी, उन सबको वो सेल आउट करेगा, बेचेगा, और बेच के जो पैसा आएगा वो पैसे में सारे क्रेडिटर जो भी होंगे उन सारे क्रेडिटर का पेमेंट किया जाएगा। तो कितना पैसा एसेट बेच के आ रहा वो पूरा का पूरा रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड होगा, और जिन जिन का पेमेंट किया जा रहा है वो सब पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए ही उस ऑफिसर को कंपलसरी रिक्वायर है कि वो कैश बुक मेंटेन करे, और वही कैश बुक को हम यहाँ बोल सकते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। वो कैश बुक को ही क्या कहा जाता है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इट इज नथिंग बट ए कैश बुक। ये कुछ और नहीं है, बस एक कैश बुक की तरह होती है जिसमें आपको क्या रिकॉर्ड करना होता है, सारा इफ एनी कैश कम्स it will be recorded on receipt side, if any cash goes out then it will be recorded on payment side। अगर पैसा आ रहा तो वो रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड होगा, और पैसा जा रहा है तो वो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं प्रोफार्मा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। प्रोफार्मा देखिए हेडिंग किस तरह देनी है, इसी तरह देनी है, इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में बनाया जा रहा है, जो लिक्विडेशन में कंपनी जाएगी, डैश डैश कंपनी जो भी होंगी, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज ऑन, एक ही दिन के लिए बनता है, जो भी पर्टिकुलर डेट होंगी वो डेट हम लिखेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोफार्मा इसका, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। पैसा आ रहा है उसे हमें रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करना है, और पैसा जा रहा है तो उसे हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये सिंपल सा प्रोफार्मा हमें फॉलो करना है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे कंपनी के पास कुछ कैश और बैंक बैलेंस स्टार्टिंग में भी हो सकता है। अगर वो स्टार्टिंग में है तो कैश और बैंक बैलेंस के नाम से लिखा जाएगा, अगर है तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। उसके बाद पैसा आएगा टू एसेट्स रियलाइज, एसेट सेल करके जो पैसा आ रहा है, कोई भी एसेट जो हमारे पास है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, उसे हम सेल करके पैसा कलेक्ट करेंगे, या लिक्विडेटर उसे सेल करके पैसा कलेक्ट करेंगे, वो रिसीव में आएगा, क्या नाम से, टू एसेट रियलाइज। और टू, और कहां से पैसा आ सकता, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम कर्जा ले रहे हैं और सिक्योरिटी ज्यादा दे रहे हैं। सपोज 10,000 का कर्जा लिया और 15,000 रुपए हम सिक्योरिटी के तौर पे उन्हें दे रहे हैं, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेंगे, अपने 10,000 काट लेंगे, और बचे हुआ जो पैसा अब उनके तरफ हमारा है, हमने 15,000 की सिक्योरिटी दिए थे और उनसे 10,000 का कर्जा लिए थे, तो 10,000 काट के वो कितना पैसा हमें वापस करेंगे, 5,000। तो सिक्योरिटी में से जो पैसा बैलेंस बच रहा उसको बोला जाता है सरप्लस, और वो पैसा हम उससे लेंगे, या लिक्विडेटर उनसे वो पैसा लेगा, और वो क्या रिकॉर्ड होगा, रिसिप्ट साइड में, क्या नाम से, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। इसके अलावा रिसीव्ड फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स,
अगर कोई कंट्रीब्यूटर्स है, कोई पैसा देना चाहते हैं कंपनी को, या फिर कंपनी ने कोई एग्रीमेंट किया था कि कंपनी वाइंडिंग अप के समय वो कुछ पार्टी उनको पैसा पे करेगी, तो उन सब कंट्रीब्यूटर से कंपनी को पैसा मिल सकता है। तो पैसा आएगा कंपनी में रिसीप्ट साइड में। इसके अलावा कॉल्स मनी रिसीव्ड, अगर कोई कॉल मनी बाकी है या कॉल्स इन एरियर बाकी है, अगर वो पैसा मिल रहा है तो वो रिसीप्ट साइड में आएगा। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट से भी पैसा आता है, तो ये वो सोर्सेस है जहां पे लिक्विडेटर के पास पैसा आएगा, वो सारा हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिसीप्ट साइड में। अब पेमेंट में आ जाएगी, पैसा कहाँ जाएगा, सबसे पहले हम पेड करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन में कंपनी जा रही है तो कुछ लीगल चार्जेस, पूरे लीगल प्रोसेस पूरी करनी पड़ती, जिसमें कुछ लीगल चार्जेस हमें पेड करने पड़ते। तो लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस है कंपनी वाइंडिंग अप के, वो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पहले पेड होंगे। उसके बाद कोई लीगल चार्जेस है तो लीगल चार्जेस भी पेड होंगे बाय। उसके बाद क्रेडिटर का पेमेंट करना है हमें। सबसे पहले हम पेमेंट कर देंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे सब क्रेडिटर, पूरे के पूरे पेमेंट और क्रेडिटर्स आएंगे जिनका हमें पेमेंट करना है, सिक्योर क्रेडिटर। उसके बाद डिबेंचर्स, डिबेंचर्स होल्डर का भी पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद डिबेंचर्स भी आएगा। उसके बाद और किसका पेमेंट हम करेंगे, उसके बाद सिक्योर्ड हो गया है, डिबेंचर हो गया है, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर क्या कर रहा है, ये सारी प्रोसेस जो कर रहा है उसके लिए वो अपना कमीशन काटता है, जिसको रेम्यूनरेशन कहा जाता है। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन यहाँ दिया जाएगा। 3 इस पे उसको रेम्यूनरेशन मिलता है। पहला परसेंटेज ऑन एसेट रियलाइज, ये जो एसेट रियलाइज कर रहा है वो एसेट बेच के जो पैसा आ रहा है उस पर भी परसेंटेज दे सकता है, या परसेंटेज ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पैसा बांट रहा है वो उस पर भी कमीशन मिल सकता है उसको। और तीसरा परसेंटेज ऑन अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये 3 तरह से लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलता है। अगर एसेट रियलाइज पे मिल रहा है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर परसेंटेज ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और परसेंटेज ऑन अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर है, तो इसकी वर्किंग नोट बनेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बना के लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालना पड़ेगा। और लास्ट में जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट किया जाएगा। सबसे लास्ट में किसका पेमेंट करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। क्यों, क्योंकि ये वो बंदे जिनसे हमने कर्जा लिया लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी है ना, सिक्योरिटी नहीं दी है तो ये बंदा फिर ज्यादा, ये बंदे सिक्योर्ड नहीं है, इनको जितना पैसा बच रहा है वो लेना पड़ेगा या इनके पैसे भी डूब सकते हैं। सबसे लास्ट में पेमेंट आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, और वो कितना करेंगे, हम कितना पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करेंगे, जितना बचा उतना उनको देंगे। सपोज अगर हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल है कि हम उनका पेमेंट पूरा कर सकते, तो उनका पूरा पेमेंट करेंगे। और इसके बाद भी अगर पैसा बच रहा है तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड दिया जाएगा। पहले किसका पैसा वापस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विथ अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड के साथ विथ अनपेड डिविडेंड। अगर पैसा बचा तो पहले इनका पैसा पे किया जाए। सपोज उसके पास भी पैसा हमारे पास बच रहा है तो फिर सबसे लास्ट में वो पैसा पेड किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, जितना बचेगा बैलेंसिंग फिगर। इस तरह ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेगा। ये सिंपल कैश बुक की तरह है। पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, रिसिप्ट में पैसा जा रहा है, पेमेंट में पैसा ये सोर्सेज से आएगा और इनका पेमेंट करने पे जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट
चीज है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, क्योंकि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालने के लिए वर्किंग नोट बनानी पड़ती है और वर्किंग नोट में हमें फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन निकालने के कौन कौन से फॉर्मूले। पहला तो परसेंटेज ऑन एसेट रियलाइज है, वो डायरेक्ट निकलता है, उसके कोई फॉर्मूले नहीं। अब फॉर्मूले नीचे देखते हैं। निकालेंगे हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन शॉर्टकट में ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना पेमेंट कर रहे हैं अगर उस पर निकल रहा है ना, तो फिर हमें फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। अब इसमें दो तरह के फॉर्मूले लगते हैं। पहले तो देखना है हमें क्या हमारे पास इतना पैसा सफिशिएंट है कि हम उसमें उन सब का पेमेंट कर सकते हैं। अगर सफिशिएंट है तो एक उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, और नॉन सफिशिएंट है तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे, इसमें आएगा हम ए, फर्स्ट में ए, और ए वाला है इफ amount is sufficient for payment to unsecured creditor। अगर हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल है जिसमें हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कर सकते हैं, तो फिर वो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, अमाउंट सफिशिएंट वाला। इफ अमाउंट इज सफिशिएंट, तो फॉर्मूला क्या लगेगा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का, रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जितने के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है जिसमें ऐड होंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी ऐड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। देखिए यहाँ क्रेडिटर में हम एक क्रेडिटर लिखना भूल गए हैं और वो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वो हम यहां लिख लेते हैं बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किसे कहेंगे? ये वो क्रेडिटर है जिनका पेमेंट हमें पहले करना है, जिन्हें पेमेंट में हमें प्रेफरेंस देना है, जिसमें आपके गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस आएंगे, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, ड्यूज जो भी है, और इसके अलावा जो वर्कर है जो उनकी सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस या रेंट वगैरह, ये सारी चीजें इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आती है। इन्हें पेमेंट में हमें प्रेफरेंस देना है। तो ये फॉर्मूला लगेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मल्टीपल रेट, रेम्यूनरेशन का जो रेट है वो, और अपॉन में आएगा ओनली 100। तो ये फॉर्मूला लगा के निकलेगा रेम्यूनरेशन। ये कब लगेगा फॉर्मूला? जब हमारे पास अमाउंट पूरा सफिशिएंट है जिसमें हम उनका पूरा पेमेंट कर सकते। बी, अगर हमारे पास इफ amount is not sufficient for payment to unsecured creditor, अगर हमारे पास उतना पैसा नॉट सफिशिएंट नहीं है, सपोज सारा रिसीट में से पूरा पेमेंट करने पे हमारे पास पैसा बच रहा है 1 लाख और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 2 लाख रुपए के, तो क्या हम उन्हें पूरा पैसा दे सकते? नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, तो फॉर्मूला लगेगा बी वाला। तो बी वाला कौन सा फॉर्मूला है? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू, तो जितना अमाउंट अवेलेबल है हमारे पास, अमाउंट अवेलेबल मल्टीपल रेट, रेम्यूनरेशन का रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकालेंगे रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन को फिर हम वो प्रोफार्मे में लिखेंगे। अब यहाँ पे है कि भाई अमाउंट अवेलेबल कैसे निकलेगा, ये अमाउंट अवेलेबल क्या है? तो ये अमाउंट अवेलेबल का फॉर्मूला है एसेट रियलाइज, वो एसेट रियलाइज में से माइनस होगा ऑल पेमेंट्स, सारे पेमेंट माइनस हो जाएंगे पेमेंट साइड में, और माइनस रेम्यूनरेशन ऑन
एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज का जो रेम्यूनरेशन है, परसेंटेज ऑन एसेट रियलाइज जो है वो भी माइनस होगा, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका अमाउंट अवेलेबल। वो अमाउंट अवेलेबल यहाँ हम पुट करेंगे मल्टीपल रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये है फ्रेंड्स रेम्यूनरेशन निकालने के फॉर्मूले, और ये है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का प्रोफार्मा। उसके बाद लास्ट में टोटल रेम्यूनरेशन निकाला जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक रेम्यूनरेशन दिया जाता है या कभी एक से ज्यादा, कभी एसेट रियलाइज पे भी होता है और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर पे। अगर दोनों पे है तो लास्ट में फिर दोनों का टोटल निकाला जाएगा, टोटल रेम्यूनरेशन, और वो टोटल रेम्यूनरेशन हम यहाँ पुट करेंगे। फिर रिसिप्ट में से पूरा पेमेंट माइनस करेंगे, रेम्यूनरेशन भी माइनस करेंगे, और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो अनसिक्योर क्रेडिटर को पेड कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर आएगा अनसिक्योर क्रेडिटर। इस तरह ये बनाएंगे हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। थैंक यू।